नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। ओनली सीएसई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और 5 फरवरी 2023 दिन है रविवार और चर्चा की जानी है रणनीति के ऊपर और यह रणनीति केंद्रित होगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उससे पहले ही प्रयास में कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो हम आज के इस सेशन में बात करेंगे कि आखिर पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो साथियों, जैसा कि आपको पहले ही सूचना दे दी गई थी कि रविवार शाम 8 बजे हम एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे और वो समय आ चला है और उसी के संदर्भ में आप लोगों को कई बातों के बारे में अवगत करवाऊंगा। आप लोगों से एक अनुरोध होगा कि ये जैसे कि लाइव सेशन चल रहा है 8 बजे से प्रारंभ हो चुका है, आप सभी देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित या कोई प्रश्न अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और संस्थान की ओर से उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। लेकिन यह सतत रूप से चलेगा क्योंकि मैं अपनी बात जब तक अंत नहीं कर दूंगा आप लोगों के कमेंट शो नहीं करूंगा मैं, ठीक है, और आप लोगों के कमेंट को सीन भी नहीं करूंगा। तो बेहतर होगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा उलझे ना, सीधी सी मेरी बात को सुनने का प्रयास करें क्योंकि संस्थान अपनी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द यूट्यूब पर शुरू करने वाला है। जैसा कि आपको पता है 6 तारीख यानी कि कल से हम ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 9 प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो वो तो खैर आप कल से क्लासेस लेंगे सही, लेकिन मैंने सोचा कि उसके पहले क्यों ना आपको एक रणनीति की चर्चा की जाए ताकि आप अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक बेहतर मुकाम प्राप्त कर सके और आप इसमें सफलता अर्जित कर सकें। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एमपीपीएससी प्री में जैसे कि रणनीति में चर्चा करूँगा कि एक ही प्रयास में एमपीपीएससी प्री कैसे क्वालिफाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई सारे अभ्यर्थी कई सारे प्रयास कर चुके हैं तो वो भी ये मानकर चले कि हमारा यह अंतिम प्रयास है, इसी प्रयास को हम पहला प्रयास मानते हुए हम एमपीपीएससी प्री को क्वालिफाई करेंगे और सर की बताई हुई रणनीति पर जरूर काम करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने स्क्रॉल कर दिया है, उसको पॉज कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। रणनीति को समझने के लिए आपको एक एक मेरी बातें सुननी पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को स्लाइड इस पर शो करूंगा। मैंने सोचा था कि बोर्ड पर आपको ये चीज़ें बता दी जाए, लेकिन वहाँ पर इतना मैंने कंफर्ट फील नहीं किया। कंफर्ट का मतलब ये कि चीज़ें मैं इतनी आपको एलोबरेट नहीं कर पाता वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि स्लाइड के माध्यम से सारी बातें मैं स्पष्ट करूंगा कि आखिर क्या एक बेहतर रणनीति हो। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होने वाला है, 20 मिनट के अंतर्गत हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे अगर लंबा होता है तो वो देखा जाएगा, लास्ट में आपके कमेंट जरूर मैं चेंज करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की जो आपका 2023 21 मई को संपादित होगी। तो इस रणनीति को कैसे हम इस रणनीति पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो रणनीति पर काम करेंगे और आज की चर्चा हमारी रहेगी मुख्यतः कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा में आने वाली अड़चन को दूर करें और हम उस पर सफलता अर्जित करें। तो आप सभी लोग तैयार हैं? करते हैं प्रारंभ, शुरुआत करते हैं आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सफलता पहले ही प्रयास में कैसे प्राप्त करें। देखिएगा, एक स्लोगन के साथ मैं क्लास की शुरुआत करूंगा और आज के सेशन की शुरुआत करूंगा और इस चर्चा का विषय भी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन लाइन आपसे कहना चाहूँगा। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। हमेशा सूरज नहीं निकलता है, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी बरसात भी आ जाती है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य सदा के लिए छुप गया। हम हिम्मत छोड़ देते हैं, जो भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है, तो वह अपने आप को निभाना ही होंगे। अगर मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊंगा तो फिर भी ये तो होना ही है, तो आपको हिम्मत नहीं खोना है। तो साथियों, क्लास और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। चाहे आयोग रिजल्ट देने में लेटलाली कर रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, एकजुटता दिखानी है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट रहना है क्योंकि एक एक बात आपकी जो केंद्रित रहने वाली है वह इसी कोटेशन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको डिमोटिव नहीं होना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि देखिएगा, ये मान लीजिए अगर ऐसा हो ही रहा है तो हमारी ज़िंदगी में पुराने कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, उसके कारण से हमारी ज़िंदगी में ये मोड़ आ रहा है, ये मान लीजिए। इसी को मानते हुए आप अपने आप को मोटिवेट करिए और साथ ही साथ आप हमेशा हिम्मत को बनाए रखिए, हिम्मत को नहीं हारना है। चलिए बात करेंगे हमारी परिचर्चा का विषय प्रारंभिक परीक्षा को कैसे हम एक सफल परीक्षा के रूप में हम देखें। तो सर्वप्रथम हमारे सामने दो प्रश्न आना चाहिए।
या फिर सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा है क्या? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, क्योंकि आप एमपीपीएससी करने जा रहे हैं। अगर एमपीपीएससी के बारे में आपको पता है कि प्रशासनिक सेवा के लिए और राज्य की सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, तो प्रशासनिक पद पर चयन होता है ना? तो सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा क्या है, और फिर दूसरी दफ़ा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि फिर ये प्रारंभिक परीक्षा होती है तो आखिर हमसे चाहती क्या है। ये दो प्रश्न का आपको जवाब मिल गया और इस जवाब को आपने इसका हल ढूंढ लिया, तो मान लीजिए आपकी तैयारी एकदम सीधे रास्ते पर है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा आपसे क्या चाहती है, इसके बारे में आप भी विचार करें। मैंने क्या विचार किया वो आपको मैं बतलाऊंगा, और क्या आपसे ये चाहती है वो भी मैं बतलाऊँगा, और आप भी जज कीजिए कि आखिर ये चाहती क्या है, ठीक है? क्योंकि सबसे अच्छा मूल्यांकन स्वयं का ही स्वयं कर सकता है, और बाकी तो राय-मशवरा कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा, इन पर हम बात करेंगे आखिर परीक्षा क्या चाहती है, ठीक है? तो देखिएगा, हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्या चाह रही है आपसे। सबसे पहले एक और चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि एमपीपीएससी राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति के लिए एक संस्था है जो परीक्षाएँ करवाती है, जो 3 चरणों में संपादित होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार। तो ये तीनों स्टेज में आपको क्वालीफ़ाई करने के उपरांत आपको अपनी रैंकिंग के हिसाब से पद दिए जाते हैं। जो भी पद में आप सेट होते हैं, उस पद को आपको दिया जाता है, या फिर आपका प्रायोरिटी पूछा जाता है। उसमें अगर आप उस प्रकार के आपके मार्क्स होते हैं तो आपको रैंक मिलती है, और उसके अनुसार आपको पद भी दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आखिर प्रारंभिक परीक्षा आपसे आखिर प्रारंभिक परीक्षा है क्या? देखिएगा, एक समय हुआ करता था जब प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ करती थी, सीधा ही मेंस परीक्षा होती थी। इसका मतलब फिर ये प्रारंभिक परीक्षा क्यों होने लगी? तो जैसे कि पहले मुख्य परीक्षा हुआ करती थी, और सीधा मुख्य परीक्षा में क्यों इंटर करवाया जाता है? क्योंकि संख्या कम होती थी, जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या कम होती थी। तो क्या हुआ कि उस भीड़ को कम करने के लिए एक नया चरण इसमें ऐड किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, ना ही आपकी रैंकिंग बनती है, तो इसके आधार पर बनती है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो छँटनी वाली परीक्षा है। तो छँटनी वाली परीक्षा है, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और छँटनी वाली परीक्षा है, जिसमें आपको आवश्यकता किस चीज़ की होगी वो भी मैं बात करूँगा। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए प्रारंभिक परीक्षा आखिर है क्या? ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है? एक छँटनी वाली परीक्षा है, जिसमें विद्यार्थियों को क्या किया जाता है मुख्य परीक्षा में, एकदम जैसे कि घोड़े और गधों की जो रेस होती है, उसमें घोड़े आगे निकल जाते हैं और गधे पीछे रह जाते हैं। सेम ऐज़ इट इज़ आप मान के चलिएगा, ये एक प्रकार से घोड़े और गधों की दोनों रेस होने वाली है आपकी, जो प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है? और स्क्रीनिंग टेस्ट है, छँटनी वाली है, मुख्य परीक्षा है, ठीक है? मुख्य परीक्षा का मतलब मेनली ये आपकी छँटनी वाली परीक्षा है। चलिए, आगे हम बात करेंगे कि आखिर ये चाहती क्या है आपसे, ठीक है? चाहती क्या है, ठीक है? तो यह आपके पास संग्रहित जानकारी या सूचनाओं की परीक्षा है, जो आपसे उम्मीद करती है कि आप सूचना का भंडार बनो। अब मेरी बात को आप समझें साधारण शब्दों में, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का आपके पास स्टोरेज होगा, या फिर जितना आपके पास सोर्स होगा जानकारी का, नॉलेज का, तो यहाँ पर आपकी क्या है कि इन्फॉर्मेशन की यह परीक्षा है। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में होता है क्या है कि 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, उसमें से आपको छाँटना होता है सिर्फ़, क्योंकि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें से छाँट पाएँगे। लेकिन यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आप फिर तुक्का लगाएँगे तो वही बात हो गई, गलत होने के चांसेस कितने होते हैं? 3/4 गलत होने के चांस होते हैं, 1/4 सही होने के चांस होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो प्रारंभिक परीक्षा है, वैसे ये सही नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई अंत नहीं है। क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सूचना हम कहाँ से एकत्रित करें, कौन-सी सूचना हम पढ़ें, इसका भी मैं जवाब दूँगा, ठीक है? तो आपके पास संग्रहित जानकारी सूचनाओं की ये परीक्षा है, जो आपसे उम्मीद करती है कि आप सूचना का भंडार बनो। इसका मतलब ये हुआ कि किसकी डेथ कहाँ हो रही है, किसका जन्म कहाँ हो रहा है, कौन से शहर में हो रहा है, कौन से कस्बे में हो रहा है, कौन सी रचना उसके द्वारा की जा रही है। हम सिलेबस पे भी बात करेंगे इसमें, ठीक है? तो आपसे इन्फॉर्मेशन चाहता है, सूचना चाहता है, मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो। डेटा की यह डिमांड करता है, क्योंकि डेटा से आप प्री क्वालीफाई कर जाते हैं। तो जो डेटा की जानकारी आपके पास होना चाहिए, उसकी सूचना होना चाहिए, तभी आप क्या होता है कि प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालीफाई कर पाते हैं। तो यह एग्ज़ाम एक तरह से देखा जाए तो आपसे यही चाहती है, ठीक है? आप डेटा का एक स्टोरेज बने, ठीक है? और जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करें। अब बात करेंगे आखिर ये जो
यहाँ पर जानकारी की बात की जा रही है। तो ये जानकारी या सूचना कैसी हो, ठीक है? जानकारी या सूचना कैसी हो, वैसे तो कई सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन-सी होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, जानकारी समसामयिक घटनाओं से जुड़ी होनी चाहिए। समसामयिक घटना मतलब करंट अफ़ेयर्स आप बोल सकते हैं। जैसे कि पता चला कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ा? आपने जैसे कि पढ़ा कि 2023 में 1923 में कोई घटना घटी है। माना कि जैसे कि स्वराज दल का गठन हुआ, 1923 में गठन हुआ। तो 1923 में स्वराज दल का गठन हो रहा है, तो उसको एक मतलब इसका 100वीं दशकी 100वीं बरसी है, ठीक है? 100 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न करंट अफ़ेयर को ऐसे आप समझे कि कौन से कि या तो अपन 25वाँ वर्ष मना रहे हैं, 50वाँ वर्ष मना रहे हैं या फिर 100वाँ वर्ष मना रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी-कभी क्या होते हैं कि वो समसामयिक घटनाक्रम से जुड़ते हुए आपसे जीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जानकारी समसामयिक घटना से जुड़ी होना चाहिए और सूचना आपके विषय से संबंधित भी होना चाहिए, ठीक है? आपके विषय से संबंधित का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपके 10 यूनिट दी गई है। 10 यूनिट में जैसे कि यूनिट की सारी हम बात करेंगे, शॉर्ट में अगर कहें तो पहला एमपी की हिस्ट्री, कल्चर और वहाँ पर व्यक्तित्व के संदर्भ में है, ठीक है? लिटरेचर जैसे आप बोल सकते हैं। और दूसरा आपका इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में है, तीसरा आपका एमपी की ज्योग्राफी है और चौथा इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी है। ऐसे अन्य भी कई हैं, जैसे पॉलिटी आ जाएगा, फिर इकोनॉमी आ जाएगा, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट आ जाएगा, फिर आपका करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स और कुछ पुरस्कार जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं वो आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर वाला, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, फिर देन आफ्टर आपका कमीशन के बारे में आ जाता है। तो आपके सूचना आपके विषय से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी आप पढ़े जा रहे हैं, ठीक है? और इस प्रकार की सूचना में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं होना है, आपको रिसर्च करने नहीं बैठना है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन वाली परीक्षा होती है, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। सामान्य ही नाम उसका, तो अध्ययन भी आपको सामान्य ही करना है। किसी भी विषय को पढ़ते समय आपको विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डिसीज़ पढ़ रहे हैं, डिसीज़ के बारे में आप रिसर्च करने बैठ गए, आखिर ये हुई क्यों है, इसकी क्या मेडिसिन आ सकती है, मेडिसिन में क्या-क्या चीज़ें मिली होती है, इतना नहीं पढ़ना है। सिंपल से अगर आप किसी डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिसीज़ किस जो आपका बैक्टीरिया, वायरस या फंगल या फिर प्रोटोजोआ या फिर किसी भी सूक्ष्मजीव के कारण हो रही है, तो किसके कारण हो रही है, इतना पता होना चाहिए। दूसरा ये किसके थोड़े बहुत लक्षण आपको पता होना चाहिए, उपचार अगर है तो उपचार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से संक्रमित होती है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे सामान्य ही आपको विशेषज्ञता हासिल नहीं करना, सामान्य ही अध्ययन आपको करना है। तो जानकारी कैसी होना चाहिए, 3 पॉइंट की मैंने बात की है। समसामयिक घटना से जुड़ी होना चाहिए और सूचना आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। मैंने 10 यूनिट के बारे में चर्चा की और साथ ही साथ में विशेषज्ञता की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक जनरल स्टडी करना चाहिए। जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन आपको करना चाहिए। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे जानकारी या सूचना कैसे एकत्रित करें। सबसे बड़ी बात ये आती है, हमने सूचना की बात कर ली कि इन्फॉर्मेशन का आपका टेस्ट हो रहा है और कैसे कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और फिर ये कैसे एकत्रित करें, बात यहाँ आ जाती है। तो यदि आपने एमपीपीएससी क्वालीफाई करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो सर्वप्रथम आपको पाठ्यक्रम की ओर रुख करना होगा। अब पाठ्यक्रम की ओर आपको दृष्टि डालना होगा, फिर इस पर चर्चा की जाएगी आखिर सूचना जो जानकारी है, जानकारी या सूचना कैसे एकत्रित करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसका मतलब सीधा-सा संबंध ये है कि आपको पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा देखना होगा कि कैसा पाठ्यक्रम है, क्योंकि जब आपने एमपीपीएससी का लक्ष्य निर्धारित किया है तो ज़रूर आपको, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना चाहिए। एक सिंसियर स्टूडेंट वही होता है, ठीक है? और जागरूक भी रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस देखेंगे तब तो ना आप उसकी ओर रुख करेंगे, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर ये जो डिमांड कर रहा है वो हम फुलफ़िल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है आपकी, जो आप जो निर्धारित जो पाठ्यक्रम दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस को पहले से आप थोड़ा-सा देख करें, उस तरफ आप जाएँ, ठीक है? कई स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेबस भी समझ में नहीं आता है, तो वो वहाँ पे भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डिकोड करके बताऊँगा सिलेबस को पूरा, ठीक है? अब देखिएगा, मैंने कहा कि एमपीपीएससी क्वालीफाई करने का आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो सर्वप्रथम आपको अपने पाठ्यक्रम की ओर रुख करना होगा। देखिएगा किस प्रकार का पाठ्यक्रम। देखिएगा, जानकारी या सूचना कैसे एकत्रित करें, उसी क्रम में मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में दिए गए जो विषय के टॉपिक्स हैं, उसको गहनता के साथ पढ़ना होगा और समझना भी होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, हिडन टॉपिक होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ तो आपका जैसे कि दिया है भौतिक भूगोल, वहाँ पर लिखा है यूनिट नंबर 4 में। भौतिक भूगोल का मतलब क्या हो जाता है, इसकी 4 शाखाएँ होती हैं। भूआकृति विज्ञान,
जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान। इंग्लिश में जिसे कहा जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और सोइल ज्योग्राफी, ठीक है, या सोइल साइंस भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे 4 शाखा हैं, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो बन जाता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक में आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को रीड करते समय किसी भी विषय को कौन सी भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टॉपिक में गहनता लानी पड़ेगी। गहनता का मतलब आपको थोड़ा सा हिडन टॉपिक भी वहाँ से निकालने पड़ेंगे, कुछ छोटे हुए इसमें छुपे हुए टॉपिक तो नहीं है। और मेनली जो 4 पिलर कहे जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस। इकोनॉमिक को मैं यहाँ पर 4 पिलर एमपीपीएससी के लिए नहीं कहूँगा, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप यूनिट में देखेंगे तो सिर्फ आपको कुछ ही टॉपिक इकोनॉमिक्स के पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका साइंस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं 4 पिलर, ठीक है। इनको तो आपको हिडन टॉपिक पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं दिया है तो आपको नहीं पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं दिया तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं दिया तो नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। कुछ हिडन टॉपिक होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक की को गहनता के साथ आपको पढ़ना होगा और साथ ही साथ में पढ़ने के बाद आपको उसको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सिलेबस की ओर रुख करेंगे हम और सिलेबस की ओर चीज़ें जानेंगे कि आखिर क्या चाहता है, ठीक है, सिलेबस क्या कहना चाहता है हमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम। देखिएगा, आप अगर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम ओपन करेंगे, और वैसे आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, स्लाइड पर देखते जाइएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएँ, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, और यह मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, अर्थात एमपी का हिस्ट्री और उसका कल्चर और लिटरेचर, ठीक है, इन 3 चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। अब देखिएगा, ये जो यूनिट है, अगर मैं संक्षिप्त रूप में अगर कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि यह यूनिट आपकी मूलतः एक भूगोल की एक शाखा होती है जिसे कहा जाता है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक भूगोल की चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। जैसा कि आप तीसरे पॉइंट पर अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, वहाँ की ज्योग्राफी के अनुसार कौन सी कला विकसित हुई है वहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। और स्थापत्य कला में क्या चीज़ें आप देखते हैं, जैसे कि आप सांची का स्तूप पढ़ रहे हैं, ग्वालियर का किला पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं जैसे कि कहीं सारे मकबरे अगर आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रमुख कलाएं हैं, ठीक है। मकबरे हुए, मेले हुए, ये सारी चीज़ें क्या है, ज्योग्राफिकल तरीके से ही तो वहाँ पर डेवलप की जाती हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख त्योहार है, वहाँ की जनजाति है, उनकी क्या बोलियाँ है, उनका क्या रहन सहन है, किस प्रकार के वो पर्व मनाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ज्योग्राफिकल के तरीके से ही डिपेंड होती है। फिर बाकी आपको एमपी की हिस्ट्री और राजवंश के बारे में तो पढ़ना ही है, और मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहयोग रहा है वो भी आपको देखना है, ठीक है। और जनजाति व्यक्तित्व तो कुछ ऐसे कलाकार रहे हैं मध्य प्रदेश के जो जनजाति व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं, कहाँ किसका जन्म हुआ है और किस जनजाति से संबंधित है और क्या उन्होंने प्रमुख कार्य किया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगी, कुछ हिडन टॉपिक होता है वो आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, हम बात करेंगे दूसरे यूनिट का। दूसरा यूनिट जो दिया है आपका, वो है आपका भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में देखिएगा, काफ़ी संक्षिप्त रूप में 4 पॉइंट में पूरा इंडियन हिस्ट्री बता दिया है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, तो आपको इंसेंट भी पढ़ना है, मिडिवल भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है, अर्थात प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तो खैर पढ़ना ही है। लेकिन स्पेसिफाई आपको क्या करना है कि जो स्वतंत्रता संघर्ष में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, कई सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है, कृषक से संबंधित हो, श्रमिक से संबंधित हो, या फिर मजदूरों से संबंधित हो, या फिर सैनिक से संबंधित हो, तो ऐसे कई सारे आपके स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं। तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कौन नेतृत्व करता रहे हैं, क्या रिजल्ट रहा है, किस लिए ऐसा आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति आपको डिटेल में पढ़ना ही है, कारण भी पढ़ना है, परिणाम भी पढ़ना है, और क्या उसके बाद में एक अधिनियम आपका आया था, भारत शासन अधिनियम 1958 का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा है आंदोलन का, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में जब
भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसका एकीकरण होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाएंगे वीपी मेनन को। तो ये जो आखिर एकीकरण का जो रुख आप देखने को मिलेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा, कैसे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, क्या आधार बनाया गया था। जैसे कि एस के धर समिति सबसे पहले आएगी, फिर आपका जेवीपी समिति आएगी, फिर जेवीपी के बाद में आपने देखा फजल अली समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात की जाएगी। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में गठन किया जाएगा और वो कैसे भाषा के आधार पर कैसे राज्यों का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन की बात करते हैं। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है, जिसमें राज्य की अवधारणा सामने आती है और केंद्र शासित प्रदेश की। पहले क्या हुआ करते थे, पहले रियासतें भागों में विभाजित थी, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है, इस प्रकार से विभाजित थी। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में ये चीज आपको थोड़ा सा मेनली ध्यान रखना पड़ेगी। दूसरा बिंदु जो लिखा है आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं, ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं उसके बारे में आपको खास तौर पर ये देखना है। जैसे कि आपने देखा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, और आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी भी सुना होगा। तो ऐसा आपको धार्मिक सुधार आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा रीड करना, ठीक है, ये करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर पहला पॉइंट आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में है, तो प्रमुख घटनाएं, प्रमुख विशेषता क्या है, कौन से राजवंश है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको रीड आउट कर लेना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेकर। ठीक है, फिर आपको मेनली आपको 3rd नंबर की यूनिट में भी काम करना होगा जो मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नहीं दिया है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो हिडन टॉपिक है वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश का भू आकृतिक प्रदेश, अर्थात आपको जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, थोड़ा पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्वी पठार। तो ये से जो 3 विभाजन किया गया, उसके बाद में फिर से आपने मध्य उच्च प्रदेश का, जैसे कि मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें भी वहाँ पर बताई गई है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको मृदा के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, कैसी वहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नदियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, जलवायु है, ठीक है, खनिज संसाधन कैसे मिलते हैं, परिवहन की व्यवस्था, परिवहन कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग ही पढ़ लीजिएगा, और कौन कौन से शहर पर अवस्थित है वो चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सिंचाई और विद्युत परियोजना के बारे में, कौन सी परियोजना कब चालू हुई है, ठीक है, कौन सी नदी पर निर्मित है, ठीक है, वही आपको इतना सा देखना है। बाकी कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि कागज उद्योग के बारे में बात करते हैं तो नेपाल नगर, और नेपाल नगर के बाद में आपको जो अमलाई है उसके बारे में देखना पड़ेगा, होशंगाबाद के बारे में, देवास के बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कृषि आधारित उद्योग में आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें आप यूनिट नंबर 4 का, तो यूनिट नंबर 4 जो कि आपका इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, तो ये मैंने आपको काफ़ी विस्तार से समझाया भी होगा कभी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, भौतिक भूगोल लिखा है, भौतिक विशेषता, प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल में आपको क्या करना है, इंडस्ट्रीज पढ़ना है, उद्योग पढ़ने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको परिवहन भी पढ़ना है इसी में, क्योंकि यातायात के साधन लिखा है, तो आपको मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आप क्या पढ़ लेंगे, प्राकृतिक संसाधन में और तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग और यातायात के साधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इंडस्ट्रीज पढ़ना है आपको, और मानवीय संसाधन के अंतर्गत यातायात के साधन। फिर लिखा है यहाँ पर, देखिएगा आप गौर करके, तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, ये वर्ल्ड टूर के साथ आप पढ़ते हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये भी आप क्या पढ़ते हैं, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आपने सुपीरियर झील के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विश्व के अंतर्गत आप परिभ्रमण करेंगे तो विश्व के साथ आपको सुपीरियर झील के पास में जैसे कि दुलुत बंदरगाह मिला, उसी दुलुत के में आपको क्या मिलेगा, उसी दुलुत बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र होगा, जैसे आप सुपीरियर उच्च भूमि कहते हैं, तो सुपीरियर उच्च भूमि जो कि लौह अयस्क के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे आप प्राकृतिक संसाधन वर्ल्ड टूर के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में आप एक नज़र अगर डालें तो सेकंड एंड थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, नीचे से सेकंड थर्ड, लास्ट से सेकंड थर्ड देखेंगे, दोनों को हटा दिया जाए तो बाकी पूरा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। 2 टॉपिक सिर्फ आपका किससे संबंधित है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर उस प्रकार से काम करना होगा। फिर आगे हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका
जो राज्य का पॉलिटी और राज्य का इकोनॉमी है, तो वहाँ पर आप देखिएगा राज्य के पॉलिटी में आपको मिलेगा राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये पढ़ना पड़ेगा 5 नंबर पर, ठीक है, 5 नंबर की यूनिट पर और खंड अ में। और उसी प्रकार से राज्य की अर्थव्यवस्था में जननांग की जनगणना पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, कुछ इंडस्ट्रीज पढ़ना है, जनजातियां और अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना इनके लिए क्या चलाई जा रही है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे 6 नंबर की यूनिट, जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है आपका और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित भी है। तो यहाँ पर आपको मेनली इंडियन पॉलिटी के बारे में ज़्यादा जोर देना होगा। और बाकी आप कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास या विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात से हो, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। गैर वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। पॉलिटी में देखिएगा 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, कब जो सेशन लगा है राज्यों में, कब राज्यों से हटाकर केंद्र में लगाया गया है, ये इन अधिनियम में आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपको रीड करना चाहिए। संविधान सभा गठन का उद्देश्य क्या है, कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी संविधान सभा के लिए समितियां बनाई गई थी, संघीय कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति, संसद के बारे में आपको पढ़ना है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ना है, और आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है, फिर आपको डीपीएस भी पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है, संवैधानिक संशोधन पढ़ना है, कैसे 368वां संविधान संशोधन काम करता है वो पढ़ना है, और साथ ही साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और आपको न्यायिक व्यवस्था क्या होती है, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, ठीक है, अधिकरण क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेना चाहिए। फिर 7 नंबर की यूनिट आपका साइंस एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ मौलिक सिद्धांत है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला भी एक यूनिट है आपका, स्पेस टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो वैज्ञानिक संस्थाएं, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जैव विविधता, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार, पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ठीक है, इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा रीड आउट करना चाहिए। मानव शरीर की संरचना, कंकाल तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 8 और 9 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर से संबंधित 8 नंबर का यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उसका स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में, फिर देखिएगा खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार होते हैं, उस चीज़ों के संबंधित 8 नंबर का आइटम मेनली, मतलब अगर देखें तो ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है मेनली, ठीक है, जिसमें व्यक्तित्व और आपका उसका व्यक्तित्व कहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस संबंधित स्थान भी होना चाहिए, ठीक है। और खेल संस्था से मेनली यहाँ से लगभग अगर देखा जाए 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित दिखते हैं। 9 नंबर की यूनिट में देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, और साथ में ई गवर्नेंस, और लास्ट ईयर भी अगर देखें तो ई कॉमर्स से भी कई सारे क्वेश्चन थे, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब सोशल नेटवर्किंग साइट में एक साइबर सिक्योरिटी में आपको कई सारे कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली भी देखना होती है, हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको देखना होती है, ठीक है। तो ये 9 नंबर की यूनिट को आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, कल की क्लास आपकी पता भी होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर 10 नंबर की यूनिट जो कि आपका पूरी तरह से राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्था से संबंधित है। प्रादेशिक का मतलब यह है कि राज्य से संबंधित संस्थाएं भी आपको पढ़ना है, चाहे वो संवैधानिक हो या सांविधिक हो, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग तो राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे करके आपको इनको थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि ओनली सीएससी इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्लान लेकर आ रहा है, जिसके साथ आप सभी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे और अपनी सफलता को अर्जित कर पाओगे, पहले ही प्रयास में आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, और इसको अपने नए मित्रों तक इसे पहुंचाकर सब्सक्राइब जरूर करवाना है। तो जहां तक भी ये पूछे तो ये सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें, सारी बातों को समझें, और हम कल से आपकी रात 8 बजे यूनिट नंबर 9 को लेकर क्लासेस शुरू भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए पहले रणनीति पर चर्चा की जाए, फिर हम क्लासेस संचालित करें। तो साथियों, इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें
आपसे निवेदन रहेगा कि क्योंकि पहले भी हमारा एक चैनल हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश वो ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण हमें नए चैनल पर आना पड़ा आप लोगों के लिए, आपकी डिमांड के अनुसार। तो आप लोग ओनली सीएससी संस्थान को अपना प्यार जताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस मुकाम पर इसे पहुंचाएंगे जहां पर ये पहले पहुंच चुका था, वहां से भी इसे और आगे ले जाना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल की लाइव क्लास के साथ, यूनिट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।